चलिए, आ जाइए। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे, ठीक होंगे। तो आते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग बंगाल। बंगाल जो आपको स्वतंत्र हुआ है, यानी दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और दूसरा नंबर चैप्टर में था 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य। मतलब 18वीं सदी में जो नए नए राज्यों का उदय हुआ है, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, इन्हीं सब राज्यों के विषय में पढ़ रहे थे। और इस क्रम में हम आपको बंगाल पढ़ा रहे थे। बंगाल के अंतर्गत बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां से लेकर नवाब सिराजुद्दौला तक की चर्चा कर चुके थे। और नवाब सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब थे तो उसी समय पलासी का युद्ध हुआ। पलासी के युद्ध के दौरान ही नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और इसके बाद बंगाल के अगले नवाब मीर जाफर बने हैं। बंगाल के अगले नवाब मीर जाफर बने हैं। तो जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे वहां से आगे अपने सेशन को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना दे दे कि स्टार्टिंग पीरियड में ही हम आपको ये बात बोले थे कि एक सप्ताह डेमो देंगे, और आज 7वां क्लास है तो एक सप्ताह हो गया है। दूसरा 31 जनवरी भी है, कल से 1 फरवरी हो जाएगा। तो आज डेमो का अंतिम क्लास है। कल से वही बच्चे क्लास कर पाएंगे जो एडमिशन ले लिए हैं। जो भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो क्लास नहीं कर पाएंगे। और फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000, 2000, 5000 कि आप पे नहीं कर सकते हैं। बहुत कम फी है, आप निश्चित तौर पर पे कर सकते हैं। उतना आपके पॉकेट में कभी भी रहता होगा, हमेशा रहता होगा। तो ये बहाना मत बनाइएगा कि पैसा बहुत है, ये है वो है, समझिएगा। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कल से जो है फ्री क्लासेज यानी डेमो आपका समाप्त हो रहा है। आज से डेमो समाप्त हो रहा है। आज के क्लास के बाद जो है आपको डेमो समाप्त हो रहा है। कल से क्लासेज सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में चलेगा। तो अब हम लोग आते हैं, प्रारंभ करते हैं। और शनिवार को टेस्ट हुआ था। आशा करते हैं आप लोग टेस्ट में भाग लिए होंगे। और टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे, जितना हमने आपको पढ़ाया है उतना ही क्वेश्चन हमने आपको दिया था, और उसका आंसर लिखना था। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं था, बल्कि एक प्रकार से कहिए तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो है टेस्ट का आयोजन हमने आपके लिए करवाया, ताकि अगर आप लिखते हैं तो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, रिकॉल होता है बात। और रिकॉल करके जब आप लिखते हैं, याद करते हैं, तो लंबे अवधि तक उस बात का आपके दिमाग में रहने की पूरी संभावनाएं होती है। और ऑफलाइन क्लास भी बहुत जल्द खुलने वाला है, लगभग 10 फरवरी तक। 6 फरवरी के बाद लगभग मैं आशा है कि खुल ही जाएगा, समझिए। 6 फरवरी के बाद देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक उम्मीद है कि खुलना चाहिए। अब देखिए सरकार का क्या आदेश आता है, नहीं आता है। तो पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे 18 सही हुआ है, 15 सही हुआ है, 20 में 20 भी सही हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्लास ऑनलाइन चलता रहेगा। क्लास अक्षय झा जी, ऑनलाइन क्लास एकदम चलता रहेगा। ऑनलाइन क्लास एकदम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा, नहीं। ऑनलाइन क्लास जो है आपको लगातार चलता रहेगा। जो बैच दिए हैं मॉडर्न मॉडर्न खत्म करेंगे। फिर ऑनलाइन आगे जो है बायोलॉजी का बैच आने वाला है। बायोलॉजी का ऑनलाइन बैच बहुत जल्दी आने वाला है। बायोलॉजी का लगभग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जो है बायोलॉजी का बैच ऑनलाइन आएगा। यानी सरस्वती पूजा के बाद, मान लीजिए ना, सरस्वती पूजा के बाद जो है आपको ऑनलाइन बैच बायोलॉजी का आने वाला है। चलिए, तो जिस प्रकार से आपको मॉडर्न काफी कम रुपया में देकर के आपको हम पढ़ा रहे हैं, और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि
पैसा कम है तो कंटेंट कम देंगे, नहीं, कंटेंट एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम देंगे, इतना कंटेंट देंगे कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में आप बेहतर करके आ सके। तो अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल को। बंगाल के इतिहास में पलासी के युद्ध का काफी ज्यादा महत्व है। और जो पलासी का युद्ध है 23 जून 1757 को बंगाल के पलासी के मैदान में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया और नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया, जिस कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर ने दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए जब नवाब सिराजुद्दौला की हार के बाद हत्या कर दी गई तो बंगाल के नवाब का पद खाली हो गया। और जब बंगाल के नवाब का पद खाली हो गया तो उस पद पर नवाब मीर जाफर बने। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पलासी का युद्ध है, पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के नवाब बने हैं वह आपको मीर जाफर बने हैं। पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के नवाब बने हैं वह आपको मीर जाफर बने हैं। और मीर जाफर बंगाल के नवाब के पद पर जो रहे हैं 1757 से लेकर के 1760, 1757 से लेकर 1760 इस अवधि के दौरान मीर जाफर बंगाल के नवाब के पद पर रहे हैं। और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज के इशारों पर नाचता था और उन्हीं के अनुसार काम करता था, जिस वजह से मीर जाफर को क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। जो मीर जाफर है, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर नाचता था। रॉबर्ट क्लाइव जो कहता था, जितना कहता था उतना ही मीर जाफर किया करता था। बस यही कारण है कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़, गधा या गीदड़ कहा जाता है। जब मीर जाफर अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल के नवाब बने तो मीर जाफर काफी खुश हुआ। खुश होने के बाद मीर जाफर ने बंगाल का एक जिला 24 परगना अंग्रेजों को दे दिया। बंगाल का एक जिला 24 परगना अंग्रेजों को दे दिया। साथ ही साथ अप्रॉक्स में 2 करोड़ रुपया, समझिए 1,77,00,000 रुपया, लगभग में 2 करोड़ आप मान सकते हैं, लगभग में 2 करोड़ रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया। लगभग में 2 करोड़ रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया। जब अंग्रेजों को 2 करोड़ रुपया बंगाल का जिला प्राप्त हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि यह एक ऐसा खजाना है जिसमें जब मन हो तब हाथ दे करके रुपया, पैसा, संपत्ति, धन अर्जित किया जा सकता है। तो अंग्रेज मीर जाफर से काफी ज्यादा उपहार की मांग करने लगे। और जब अंग्रेज मीर जाफर से काफी ज्यादा रुपया पैसा की मांग करने लगा तो मीर जाफर भी तंग हो गया। और जब मीर जाफर तंग हो गया तो मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर मिल गया। मीर जाफर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाकर मिल गया। और जब मीर जाफर डचों के साथ मिल गया तो इसकी खबर
अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों को इस बात की भनक जैसे ही लगी कि मीर जाफर डचों के साथ जा मिला है, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले डचों का पतन किया। आप याद कीजिए, अंग्रेजों ने डचों के साथ 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा, और उस बेदरा के युद्ध में डचों को हराने का काम अंग्रेजों ने किया और डचों को भारत से बाहर कर दिया। डच भारत से बाहर हो गए। डच जब भारत से बाहर हो गए तो अंग्रेजों ने एक निर्णय यह भी लिया कि अब मीर जाफर को हटा दिया जाए, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब के गद्दी से हटा दिया और मीर जाफर का उत्तराधिकारी उसका दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर जाफर का उत्तराधिकारी उसका दामाद मीर कासिम को बनाया गया। तो मीर जाफर के बाद बंगाल के जो अगले नवाब बने हैं उनका नाम मीर कासिम है। उनका नाम मीर कासिम है, और जो मीर कासिम है ये बंगाल के नवाब पद पर रहे हैं 1760 से लेकर के 1763। 1760 से लेकर 1763 इस अवधि के दौरान मीर कासिम बंगाल के नवाब के पद पर रहे हैं। मीर कासिम भी अंग्रेजों की मदद से ही बंगाल के नवाब बने। तो मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को काफी ज्यादा उपहार दिया। मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को काफी ज्यादा उपहार दिया, लेकिन मीर कासिम का तौर तरीका, उनका नजरिया अंग्रेजों के प्रति अलग था। मीर कासिम अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था, और मीर कासिम की यह मंशा थी कि हम अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करें। इस हेतु ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। आप इस चीज को याद रखिएगा, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल जब मुगलों के अधीन था, यानी बंगाल के ऊपर जब मुगलों का शासन था, तो मुगल शासन के दौरान बंगाल की राजधानी ढाका थी। बंगाल की राजधानी ढाका थी, लेकिन जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया तो उन्होंने एक नगर बसाया मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। तो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने लाया। समझ गए? तो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने लाया? मुर्शिद कुली खां ने लाया। इसके बाद जब आपको बंगाल में मीर कासिम का शासन था, तो मीर कासिम अपने शासन काल के दौरान अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। तो बंगाल की राजधानी का ये क्रम है। बंगाल की राजधानी का क्रम आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बंगाल की सर्वप्रथम राजधानी कहां थी, उसके बाद कहां बनी, उसके बाद कहां बनी। दूसरा ये भी पूछा जाता है ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया। तो आप सभी जानते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी मुर्शिद कुली खां ने बनाया। मुर्शिद कुली खां ने बनाया। मुर्शिद कुली खां ने बनाया। तो वहीं मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया? तो आपको मीर कासिम ने लाया। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मुंगेर अपनी राजधानी बनाने के बाद, मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाया और मुंगेर में गोला बारूद तोप खाने का कारखाना लगाया। गोला बारूद और तोप खाने का कारखाना मीर कासिम लगाया। और मीर कासिम अस्त्र शस्त्र तैयार करना चाहता था, और अस्त्र शस्त्र तैयार करके पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने की योजना बना रहा था। मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को काफी ज्यादा उपहार देने का काम किया। और जब मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बने, तो इस घटना को कई अंग्रेजों ने 1760 के क्रांति की संज्ञा दी। 1760 के क्रांति की संज्ञा दी। इन्होंने जब अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, तो अंग्रेजों
को इन पर शक होने लगा, अंग्रेजों को इन पर शक होने लगा। अब अंग्रेज यह चाहने लगे कि इन्हें गद्दी से हटाया जाए। दूसरा चीज, इनके शासनकाल में लाइसेंस का काफी दुरुपयोग होता था। लाइसेंस, व्यापार करने हेतु जो ब्रिटिश व्यापारियों को लाइसेंस दिया जाता था, उस लाइसेंस का काफी ज्यादा दुरुपयोग होता था। और लाइसेंस के दुरुपयोग को देखते हुए मीर कासिम ने यह घोषणा किया कि अब बंगाल में व्यापार करने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। बंगाल में व्यापार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अंग्रेज हो या भारतीय हो, किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसकी घोषणा आपको मीर कासिम ने किया। मीर कासिम ने जब इसकी घोषणा किया तो अंग्रेज पुनः मीर कासिम के विरोध में आकर खड़ा हो गए और उन्हें गद्दी से हटा दिया। जब मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया तो पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। पुनः मीर जाफर 1763 से 1765 मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बने 1763 से लेकर के 1765, 1763 से लेकर 1765। लेकिन जब मीर कासिम को बंगाल के नवाब पद से हटाया गया तो मीर कासिम बैठे नहीं रहे। मीर कासिम बंगाल से निकले, अवध पहुंचे। अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला से मुलाकात की। फिर दिल्ली गए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मुलाकात की। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना का निर्माण किया। और इन तीनों का उद्देश्य यह था कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर करें, अंग्रेजों को भारत से बाहर करें। इसी क्रम में 22 अक्टूबर 1764 को भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच बिहार के बक्सर में गंगा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ है, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। और विश्व इतिहास में भी एक बक्सर का युद्ध हुआ है। और विश्व इतिहास में जो बक्सर का युद्ध हुआ है उसको हम लोग बॉक्सर का युद्ध भी कहते हैं, चीन में हुआ है। लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास में जो बक्सर का युद्ध हुआ है वह बिहार में हुआ है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। तो अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा बक्सर के युद्ध को देखते हैं। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध का मैदान आपको बिहार में है। बिहार में बक्सर के युद्ध का मैदान है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। यह युद्ध पलासी के युद्ध की तरह षड्यंत्र मात्र नहीं था। यह युद्ध अपने आप में एक वास्तविक युद्ध था। इस युद्ध में आपको एक तरफ भारत की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक दूसरे के आमने सामने था। यह वास्तविक युद्ध था। यह किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र मात्र नहीं था, कोई षड्यंत्र मात्र नहीं था। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की तो भारत की संयुक्त सेना में कौन था? संयुक्त सेना के बाद आपको ब्रिटिश सेना, तो एक तरफ ब्रिटिश सेना था और दूसरे तरफ संयुक्त सेना था। भारत की जो संयुक्त सेना थी, भारत की संयुक्त सेना में एक तो बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम थे। दूसरा अगर हम देखें तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे। और तीसरा की हम बात करें
तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग संयुक्त सेना में मौजूद था। और दूसरे तरफ ब्रिटिश, और ब्रिटिशों के तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश योग्य सेनापति हेक्टर मुंडे, ब्रिटिश योग्य सेनापति हेक्टर मुंडे। जो हेक्टर मुंडो था यह आपको बक्सर के युद्ध में नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना की हार हुई, जो भारत की संयुक्त सेना है इसकी हार हुई, तो वहीं ब्रिटिशों की जीत हुई। इस युद्ध में संयुक्त सेना के तरफ से नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहे थे। जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला है यही इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था। मीर कासिम तो नेतृत्व कर नहीं सकता था, क्योंकि मीर कासिम कहीं का नवाब नहीं था, अपदस्थ था वो। बस यही कारण था कि इसमें नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध का परिणाम ब्रिटिशों के पक्ष में गया। जब इस युद्ध का परिणाम ब्रिटिशों के पक्ष में गया तो ब्रिटिशों ने इस जीत का फायदा उठाने हेतु अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ युद्ध समाप्ति हेतु एक संधि किया इलाहाबाद में, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अगर हम बक्सर के युद्ध के समाप्ति की बात करें तो जो बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है वह इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई है। तो अब इलाहाबाद के भीतर जो संधि हुआ है उस संधि की हम चर्चा करते हैं। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, अगर हम इलाहाबाद की संधि को देखें तो जो इलाहाबाद की संधि है यह 1765 में हुआ है, 1765 में हुआ है। और इलाहाबाद की दो संधि हुई है। पहली संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ है। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लिया था, अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लिया था। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, अगर हम इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। वहीं इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है जो 16 अगस्त 1765 को हुआ है, यह संधि आपको रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच जो है आपको यह संधि हुआ है। अगर हम संधि की बात करें तो जो यह संधि है इस संधि में क्या हुआ? पहला घटना तो यह हुआ कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया। तो पहली संधि है, पहली संधि में यह घटना घटित हुई है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया, कर वसूलने का अधिकार दिया, कर वसूलने का अधिकार दिया। दूसरा, जब अंग्रेजों को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार दिया तो अंग्रेज मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से खुश हुए और अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 26 लाख रुपया
वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह को दिया जाएगा, इस बात की स्वीकृति अंग्रेजों ने प्रदान की। इसके बाद इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया। करा और इलाहाबाद, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्राप्त हुआ। यह इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात हो गई। फिर जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि है जो 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के तहत बक्सर के युद्ध में नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के करने के कारण इन पर 50 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। दूसरा, अवध के नवाब से ही करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों ने लिया और अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों ने लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत ही अवध के नवाब के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले करा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेज ले लिया और वह क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दिया। तीसरा, इस संधि के तहत अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार समझ गए, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स अंग्रेजों से अवध के क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और जो बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि है, यह अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ और यहीं से अंग्रेज भारत में अपने आप को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से अंग्रेज अपने आप को मजबूत करने का काम किया है। तो इलाहाबाद का संधि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इलाहाबाद की संधि के बाद एक प्रकार से कहिए तो बंगाल और अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। मतलब अंग्रेज अब भारत में शासन प्रशासन करना शुरू कर दिए थे। क्लियर है? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपको याद रखना है। इलाहाबाद की संधि के तहत आप देख सकते हैं लगभग हर प्रकार के अधिकार बंगाल से प्राप्त हो गए। तो बंगाल का नवाब अब बस नाम मात्र का ही नवाब बना रहा और अंतिम में जाकर 1770 के दशक में बंगाल के नवाब के पद को ही अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और बंगाल के नवाब के पद को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और अगर हम अवध के अंतिम नवाब की बात करें तो जो अवध का अंतिम नवाब है वह है आपको मुबारक उद्दौला। अवध का अंतिम नवाब कौन है? मुबारक उद्दौला जो है आपको अवध का अंतिम नवाब है। और इन्हीं के शासनकाल में, इनका शासनकाल है 1770 से लेकर के 1775 और इन्हीं के शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के पद को समाप्त कर दिया। क्लियर है? तो यही आपको बंगाल था। आपने देखा किस प्रकार से बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई, बंगाल में स्वतंत्र शासन को स्थापित किसने किया, तथा आपने यह भी देखा कि बंगाल में अंग्रेजों ने अपने आप को किस प्रकार से स्थापित किया। बंगाल में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए भारतीयों के साथ दो युद्ध लड़े, एक पलासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नीचे से आप नोट डाउन कीजिए।
चलिए अब नोट डाउन कीजिए तो। चलिए लिखिए तो, लिखिए, हेडिंग मारिएगा। तो प्लासी का युद्ध तक आप लोग को लिखा दिए है ना, प्लासी का युद्ध तक लिखा दिए। हेडिंग मारिएगा मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। कॉस्ट में लिखिएगा 1757 से 1760 और 1763 से 1765, 1763 से 1765, 1763 से 1765 लिखिएगा। पलासी के युद्ध के बाद पलासी के युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की मदद से मीर जाफर, अंग्रेजों की मदद से मीर जाफर, अंग्रेजों की मदद से मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचता था, मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचता था। जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गीदर कहा जाता है, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गीदर कहा जाता है, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गीदर कहा जाता है, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा या गीदर कहा जाता है, क्लाइव का गधा या गीदर कहा जाता है। फुल स्टॉप। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद, नवाब बनने के बाद 24 परगना, 24 परगना, 24 परगना नामक जिला तथा 1,77,00,000 रुपया, तथा 1,77,00,000 रुपया, 1,77,00,000 रुपया, 1,77,00,000 रुपया, 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को प्रदान किया। अंग्रेजों को प्रदान किया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध तथा, बक्सर के युद्ध तथा, तथा इलाहाबाद की संधि के समय, बक्सर के युद्ध तथा इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब
मीर जाफर ही थे। मीर जाफर ही थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मीर जाफर अंग्रेजों से परेशान होकर, मीर जाफर अंग्रेजों से परेशान होकर, अंग्रेजों से परेशान होकर, अंग्रेजों से परेशान होकर, परेशान होकर, मीर जाफर अंग्रेजों से परेशान होकर डचों से जा मिला, डचों से जा मिला, जिस कारण 1760 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। जिस कारण 1760 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन गौर कीजिएगा थोड़ा सा, 1763 में फिर बनाइए, 1763 से 65 तक रहा और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब यही थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के तहत भी के समय भी बंगाल के नवाब यही थे। तो वो भी पॉइंट हम आपको नीचे लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब आगे हेडिंग मारिएगा, मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम मीर कासिम 1760 से 63, 1760 से 63। सत्रह सौ साठ में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना, नवाब बना। इस घटना को 1760 की क्रांति भी कहा जाता है। इस घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। इस घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। इस घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। इस घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। इस घटना को 1760 की क्रांति कहा जाता है। 1760 की क्रांति कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मीर कासिम अपनी राजधानी, मीर कासिम अपनी राजधानी, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया तथा 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 मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने का कारखाना लगाया। तथा मुंगेर में गोला बारूद और तोपखाने का कारखाना लगाया। तथा मुंगेर में गोला बारूद और तोपखाने का कारखाना लगाया। तथा मुंगेर में गोला बारूद और तोपखाने का कारखाना लगाया। तथा मुंगेर में गोला बारूद और तोपखाने का कारखाना लगाया। नीचे से लिखिएगा, मीर कासिम ने मीर कासिम ने बंगाल में व्यापार को लेकर बंगाल में व्यापार को लेकर
लाइसेंसिंग व्यवस्था, मीर कासिम ने बंगाल में व्यापार को लेकर लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने बंगाल में व्यापार को लेकर लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया, को समाप्त कर दिया, को समाप्त कर दिया। इससे अंग्रेज मीर कासिम से नाराज हो गए, इससे अंग्रेज मीर कासिम से नाराज हो गए और उन्हें गद्दी से हटा दिया। इससे अंग्रेज मीर कासिम से नाराज हो गए और उन्हें गद्दी से हटा दिया, और उन्हें गद्दी से हटा दिया। तत्पश्चात मीर कासिम 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 अवध के नवाब शुजाउद्दौला तत्पश्चात मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलकर शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की योजना बनाने लगे। अंग्रेजों को भारत से बाहर 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 करने की योजना बनाने लगे। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लिखिएगा, बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुंडो ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में हेक्टर मुंडो ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में हेक्टर मुंडो ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में हेक्टर मुंडो ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहा था। नेतृत्व कर रहा था, फुल स्टॉप। इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई। ब्रिटिशों की जीत हुई, फुल स्टॉप। भारत की संयुक्त सेना, उसी में लिखिएगा, भारत की संयुक्त सेना में भारत की संयुक्त सेना में भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम
बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, मीर कासिम, कोमा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल था। फुल स्टॉप। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध में संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। फुल स्टॉप। अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर, नीचे से हेडिंग मारिएगा इलाहाबाद की संधि, नीचे से हेडिंग मारिएगा इलाहाबाद की संधि। एक मिनट रुकिए, नोट देकर के एक पॉइंट लिखिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड थे। बक्सर के युद्ध के समय बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे हेडिंग मारिएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765, इलाहाबाद की संधि कोष्ट में 1765, इलाहाबाद की संधि कोष्ट में 1765 डैश देकर। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि के तहत ही बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई है। इस संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद की दो संधि हुई है। दो संधि हुई है जिसमें प्रथम संधि जिसमें प्रथम संधि जिसमें प्रथम संधि जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। जिसमें प्रथम संधि
रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है? हुआ है। इस संधि का मुख्य प्रावधान निम्न 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 है। एक नंबर में, एक नंबर में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया। 2 नंबर में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ₹26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को प्राप्त हुआ। आगे लिखिएगा, इलाहाबाद की दूसरी, पैराग्राफ चेंज करके, इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ, के बीच हुआ, फुल स्टॉप। इस संधि के मुख्य प्रावधान निम्न है। मुख्य प्रावधान निम्न है। एक नंबर में लिखिएगा, अंग्रेजों ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर, अंग्रेजों ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला पर,
अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। 2 नंबर में अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, करा और इलाहाबाद को छोड़कर 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 अवध के अन्य हिस्सों पर अवध के अन्य हिस्सों पर शुजाउद्दौला का शासन बना रहा। शुजाउद्दौला का शासन बना रहा। शुजाउद्दौला का शासन बना रहा। आगे लिखिएगा नोट देकर के। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। 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 चलिए अब आते हैं हम लोग इसको याद करते हैं, पुनः आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन बने हैं? मीर जाफर। याद कीजिए, अब पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन बने हैं? मीर जाफर। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर। क्लाइव का गधाया गिदर मीर जाफर। क्लाइव का गधाया गिदर मीर जाफर। अंग्रेजों को 24 परगना किसने दिया? मीर जाफर। 24 परगना किसने दिया? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर। याद रखिएगा, मीर जाफर के बाद कौन बने हैं? मीर कासिम। मीर कासिम। बंगाल की राजधानी शुरुआती दौर में कहां? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने बनाया? मीर कासिम। किसने बनाया? मीर कासिम ने बनाया। ठीक है, चलिए इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 किसके किसके बीच हुआ है? संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना। संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना। किसकी जीत हुई है? ब्रिटिश सेना। किसकी हार हुई है? संयुक्त सेना। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो। संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। क्लियर है। और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेंसीटाड। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाड। और इसके बाद बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि। किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765। 1765। इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन भाग लिया था? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की तरफ से कौन भाग लिया था? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई है? 2 संधि। इलाहाबाद की कितनी संधि? 2। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765। आगे जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। क्या प्रावधान था बता दिए हैं, याद रख लीजिएगा, समझ गए। और इसके बाद अवध के अंतिम नवाब कौन बने हैं? मुबारक उद्दौला। कौन बने हैं? मुबारक उद्दौला। इस प्रकार से बंगाल आपका समाप्त हुआ, डेमो क्लास आपका समाप्त हुआ। क्लियर है। और अब मान लीजिए कोई भी नया चैप्टर शुरू करेंगे तो तुरंत समाप्त नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से और डेमो भी समाप्त कर दिए। अब मान लीजिए कि आगे पढ़ाएंगे डेमो वाला को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो समाप्त नहीं हो पाएगा। तो इससे आगे हम लोग पुनः कल से मिलते हैं। आज आपका डेमो समाप्त हुआ, समझ गए। और ये चैप्टर भी बंगाल भी आपका समाप्त हुआ। इससे आगे पुनः हम लोग कल मिलते हैं सुबह में अपने टाइम से। और आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो है ऑफलाइन क्लास खुल भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा।
समझ गए। और आगे ऑनलाइन बायोलॉजी का बैच आएगा, फिर एंशिएंट का बैच आएगा, पॉलिटी का बैच आएगा, फिर ज्योग्राफी का बैच आएगा, इकोनॉमिक्स का बैच आएगा, करंट का बैच आएगा, बिहार का भी बैच आएगा। हर चीज का बैच जो है आगे आने वाले समय में ऑनलाइन आपको आता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।